हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है टैक्सेबल इवेंट एंड स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्सेबल इवेंट की। देखो, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, एक इवेंट जिसकी वजह से टैक्स आप कलेक्ट कर पाओगे, यानी आप एबल होगे कि टैक्स को कलेक्ट कर सको। यानी टैक्सेबल इवेंट का मतलब है एक ऐसा इवेंट जिसके अकर होने से टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं जिस पे वो इवेंट अकर होगा और हमारे जीएसटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसे क्या मिल जाएगा, इस बात का राइट मिल जाएगा कि वो आपके ऊपर टैक्स को लगा सके और उसे कलेक्ट कर सके। यानी वो टैक्स को लिवाई और कलेक्ट कर सके। वो कब कर पाएगा? जब टैक्सेबल इवेंट होगा। एग्जाम्पल से समझो कि मान लो आपको क्या करनी है, एक्साइज ड्यूटी लगानी है। हमें पता है कि एक्साइज ड्यूटी लगती है किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग पे। तो ऐसे में जब मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, आप एक्साइज ड्यूटी कब लगा पाओगे? जब भी कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा, आप क्या कर सकते हो? उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा सकते हो। यानी मैन्युफैक्चरिंग करना किसी भी चीज़ को टैक्सेबल इवेंट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो पर्टिकुलर टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी अट्रैक्ट हुई कि अब अथॉरिटीज़ को राइट है कि वो क्या कर सके, एक्साइज ड्यूटी लगा सके। ठीक ऐसे ही जीएसटी में भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा, एक इवेंट होगा जिसके होने से क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी। और वो इवेंट क्या होगा? वो होगा सप्लाई। यानी जब भी सप्लाई होगी, आइदर वो सप्लाई गुड्स की हो, सर्विसेज की हो, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन की हो। जब भी सप्लाई होगी किसी भी चीज़ की, तब वहाँ पर आपका जीएसटी लगेगा। देखो, जीएसटी को हमें पता है, इसने जीएसटी ने हमारे बहुत सारे टैक्स को सब्ज्यूम किया है। पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग हुई तो आप लगा देते थे एक्साइज ड्यूटी। अगर इंट्रा स्टेट कोई सेल हुई, यानी सेल हो रही है और वो विद इन द स्टेट हुई, तो हम लगा देते थे वैट। इंटर स्टेट सेल हुई तो सीएसटी लग जाता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सर्विस कोई प्रोवाइड की तो सर्विस टैक्स लग जाता था। तो ये सारे क्या थे? ये सारे टैक्सेबल इवेंट थे। किसके लिए? इन पर्टिकुलर टैक्सेस के लिए, कि जैसे ही इंट्रा स्टेट सेल होगी तो कौन सा टैक्सेबल इवेंट अराइज हो गया, जिसके होने से वैट लगा सको। जैसे ही आपने इंटर स्टेट सेल की, आपके पास टैक्सेबल इवेंट अराइज हो गया कि आप सीएसटी लगा सको। सर्विस आई, सर्विस टैक्स लगा सको। मैन्युफैक्चर किया, एक्साइज ड्यूटी लगा सको। यानी पहले ये सारे के सारे क्या थे, आपके टैक्सेबल इवेंट थे, जिनके लिए पर्टिकुलर टैक्स जो है लगाया जाता था। पर्टिकुलर टैक्स ड्यूटी को वो अट्रैक्ट करते थे। कस्टम ड्यूटी भी थी यहाँ पर, कि जब भी आपका कोई भी चीज़ इंपोर्ट होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जब भी कोई बात होगी, तो हम लोग कस्टम ड्यूटी लगाते थे। यानी पुराने सिस्टम में ये सारे टैक्सेबल इवेंट थे जिनसे पर्टिकुलर टैक्स ड्यूटी अराइज होती थी। बट अब जो टैक्सेबल इवेंट है वो अकेला है सप्लाई, एंड जो टैक्स लगता है फिर वो होता है आपका जीएसटी। अब हम बार बार बोल रहे हैं कि टैक्सेबल इवेंट यहाँ पर सप्लाई है, तो अब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये सप्लाई है क्या और क्या क्या इस सप्लाई के अंदर आता है और क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो अभी तक हमने टैक्सेबल इवेंट को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कि सप्लाई क्या है और इस सप्लाई का स्कोप क्या है, यानी इस सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज़ें कंसिडर होती हैं। देखो, जो ये सप्लाई है ये जीएसटी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमने बोल दिया कि जीएसटी लगेगा ही कब, जब सप्लाई होगी। यानी ऐसे में हमें जीएसटी अगर लगाना है, जीएसटी को समझना है, तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ें सप्लाई को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, यानी सप्लाई में क्या क्या आएगा। सप्लाई के हम दो मीनिंग की बात करेंगे। एक जनरल मीनिंग की, यानी नॉर्मली सप्लाई के अंदर क्या आता है, क्या सप्लाई का मतलब होता है, वो उसका जनरल मीनिंग है। और दूसरी हम बात करेंगे कि उसका क्या मीनिंग है एज पर जीएसटी लॉ, यानी जीएसटी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, जीएसटी के एक्ट के अकॉर्डिंग
उसके लॉ के अकॉर्डिंग सप्लाई क्या है। अगर हम जनरली बात करें सप्लाई के बारे में, तो सप्लाई क्या है कि जब भी आप क्या करते हो, किसी को कुछ भी प्रोवाइड करते हो, आइदर गुड्स और सर्विसेज आप क्या कर रहे हो, उसे प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे आपने कंसीडरेशन लिया हो चाहे आपने ना लिया हो। देखो, सेल वर्ड हम जीएसटी में कहीं पे भी यूज़ नहीं करते, हम ऑलवेज सप्लाई करते हैं, क्योंकि सप्लाई और सेल में यही डिफरेंस है कि सेल में आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलना ज़रूरी है, यानी आपको कोई ना कोई कंसीडरेशन समथिंग इन रिटर्न ज़रूर मिलेगा, जबकि सप्लाई में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको कंसीडरेशन मिलना चाहिए। आपने किसी को कुछ प्रोवाइड किया है तो क्या होगा, उसे सप्लाई माना जाता है। यानी सप्लाई का मतलब है आप किसी को कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे आपको बदले में कुछ कंसीडरेशन मिला हो चाहे ना मिला हो। यहाँ से एक छोटी सी बात क्लियर हो रही है कि जीएसटी लगाने के लिए आपको कंसीडरेशन मिलना ज़रूरी नहीं है। फर्दर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंसीडरेशन वाले केस और कौन से बिना कंसीडरेशन वाले केस सप्लाई के अंदर आते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जीएसटी के अंदर भी सप्लाई को कंस्टिट्यूट करने के लिए कंसीडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं है। दूसरी बात आती है कि सप्लाई, जीएसटी के अंदर सप्लाई का क्या मीनिंग है। जो जीएसटी के अंदर आपका सप्लाई का मीनिंग है वो आपका सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन है अंडर सेक्शन 7। वैसे तो जो आपका एक्ट है वो कम्प्लीटली सप्लाई को स्पेसिफाई नहीं करता कि सप्लाई में क्या क्या आएगा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी सप्लाई की डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव है, यानी आप एक लिमिट नहीं बना सकते कि ये ही सप्लाई है और दूसरी नहीं है। उसमें और चीज़ें जो हम बात करेंगे उससे अलग केसेस भी सप्लाई के अंदर आ सकते हैं। आप कोई पर्टिकुलर केसेस नहीं बता सकते कि ऑलवेज यही सप्लाई के अंदर रहेंगे, यानी इनको गवर्नमेंट वगैरह भी नोटिफाई करके इन चीज़ों को चेंज कर सकती है। और इनके अकॉर्डिंग एज पर सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 7 कुछ एलिमेंट्स हैं कि जिस भी ट्रांजैक्शन में वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो सप्लाई मान ली जाएगी। वो इवेंट कौन से, सबसे पहली कि जो सप्लाई हो वो टैक्सेबल सप्लाई हो, यानी किसी ऐसे गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हो जिसके ऊपर टैक्स लगता है। दूसरा, कंसीडरेशन होना चाहिए। अब आप कहोगे कि मैम अभी तो आपने कहा था कंसीडरेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, तो देखो जो ये एलिमेंट्स हैं इनमें भी एक कंडीशन साथ में अटैच है कि इनमें से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन में सारे एलिमेंट प्रेजेंट हों। अगर इनमें से कुछ एलिमेंट भी प्रेजेंट हैं तो वो भी सप्लाई माने जा सकते हैं, यानी इनमें से कोई एक दो चीज़ मिसिंग हो तो ऐसा नहीं है कि सप्लाई नहीं होगी। बट बेसिकली सप्लाई के अंदर ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं कि टैक्सेबल सप्लाई होगी, कंसीडरेशन वहाँ पर कुछ होगा, यानी आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ ज़रूर मिल रहा होगा। थर्डली, मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी नॉर्मल बिजनेस के अंदर की गई सप्लाई होगी। कभी कभार हो सकता है कि अगर आप बिजनेस के लिए सप्लाई नहीं कर रहे तो भी वो जीएसटी लग जाता है, बट नॉर्मली आप बिजनेस पर्पज से सप्लाई करते हो तो लगता है। फोर्थली, टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, यानी जीएसटी के अंदर जितने एरिया आता है जहाँ पर जीएसटी लगता है उस एरिया के अंदर आप होने चाहिए, टैक्सेबल टेरिटरी में आप होने चाहिए। एंड लास्टली, टैक्सेबल पर्सन होने चाहिए, यानी एक ऐसा पर्सन होने चाहिए जिसका जीएसटी में रजिस्टर्ड है या जिसके ऊपर जीएसटी आप लगा सकते हो। अगर ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर क्या होगा, सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट होगी। एक या दो एलिमेंट इनमें से मिसिंग है तो भी सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट हो सकती है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका सेक्शन 7 और क्या बोलता है, आपका सेक्शन 7 बोलता है कि आप क्या कर सकते हो। जब हम बात कर रहे हैं सप्लाई की तो वहाँ पर सप्लाई जो है किसी भी फॉर्म में हो सकती है, यानी सेल हो, बार्टर सिस्टम के अंदर एक्सचेंज किया गया हो, आपने किसी को रेंट पे दिया हो, लीज पे दिया हो, कोई भी किसी भी टाइप की ट्रांजैक्शन जो है आपकी, अगर वो क्या है नॉर्मल बिजनेस के अंदर की गई है और विद कंसिडरेशन की गई है, तो चाहे वो सेल हो, बार्टर हो, लाइसेंसिंग हो, रेंटल हो, लीज हो, वो सारी की सारी क्या होंगी, आपकी सप्लाई कंसीडर होगी। प्लस अगर आप क्या करते हो, आप कहीं से इंपोर्ट करते हो सर्विसेज का, यानी
आप आउट ऑफ कंट्री सर्विसेज को मंगवा रहे हो वो भी आपकी क्या होंगी, चाहे बिजनेस के कोर्स में हो चाहे फर्दरेंस में ना हो, यानी फर्दरेंस में हो भी तो भी वो सप्लाई होगी और ना हो तो भी वो सप्लाई ही मानी जाएगी। एंड इसके साथ साथ कुछ ट्रांजैक्शन हम डिस्कस करेंगे जो विदाउट कंसीडरेशन भी क्या मान ली जाती हैं, सप्लाई मान ली जाती है। क्लियरली समझते हैं अब इस सारी बात को एक बार डिटेल में। हमने बोला स्कोप ऑफ सप्लाई आपका सेक्शन 7 में डिफाइन है, तो हम क्या करते हैं पूरे सेक्शन 7 को समझते हैं कि वो क्या क्या बता रहा है, जिससे आपको क्लियर हो कि एक्चुअल में सप्लाई में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। देखो 3 सब सेक्शंस हैं इसके जो मेनली इस बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 आपको एक्सप्लेन करेगा नॉर्मल और टैक्सेबल सप्लाई, यानी कौन कौन सी सप्लाई जो है टैक्सेबल सप्लाई होंगी, यानी जीएसटी जिन पर लगेगा। फिर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 को, जहाँ पर हम बात करेंगे नॉन टैक्सेबल सप्लाई की, यानी ऐसी सप्लाई जो टैक्सेबल नहीं है। एंड थर्डली हम लोग डिक्लेयर्ड सप्लाई के बारे में बात करेंगे, यानी जिनको सप्लाई मान लिया जाता है। अब इसको डिटेल में नहीं बता रही मैं, जब हम इस पे पहुँचेंगे तब हम बात करेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल और टैक्सेबल सप्लाई की बात करते हैं, यानी वो सप्लाई जिनके ऊपर आपका क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। इसके अंदर आपके मेनली 3 क्लोज आएंगे। पहला जो बताएगा वो सारी फॉर्म ऑफ सप्लाईज, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाईज फॉर मेड फॉर कंसीडरेशन, जो आपने क्या की हैं, कंसीडरेशन के लिए की है। ये आपकी स्पेसिफाई हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज ए, यानी क्लोज ए में हम बात करेंगे वो सारी सप्लाईज जो क्या क्या हैं कंसीडरेशन के लिए की गई हैं और सप्लाई मानी जाएंगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में। अभी हमने 3 चीज़ की बात की थी ना, कि पहले कंसीडरेशन वाली कुछ फॉर्म्स हैं सप्लाई की, चाहे वो सेल हो बार्टर हो, सारी अभी हम बात करेंगे, वो सारी भी आपकी सप्लाई मानी जाएंगी। दूसरा इम्पोर्ट कर रहे हो आप सर्विसेज का, वो भी ये हैं आपकी स्पेसिफाई क्लॉज बी में। एंड थर्डली हम बात करेंगे सप्लाईज विदाउट कंसीडरेशन, सप्लाई मेड विदाउट कंसीडरेशन। ये आपकी स्पेसिफाई हैं सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं सबको। सबसे पहले बात करते हैं क्लॉज ए के बारे में। देखो यहाँ पर हमने बात की कि सारी सप्लाईज आ जाएंगी जो कि कंसीडरेशन के लिए हैं और साथ में नॉर्मल बिजनेस की ट्रांजैक्शन के ड्यूरिंग की गई हैं, यानी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के की गई हैं। वो कौन कौन सी, सबसे पहले सेल, यानी अगर आप क्या कर रहे हो, किसी को कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो है सेल कर रहे हो, जिसके अंदर आप क्या कर दोगे, उसको ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दोगे। देखो जब भी आप सेल करते हो ओनरशिप, यानी जो पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज है उसका टाइटल आप क्या कर देते हो, सामने वाले के नाम कर देते हो। यानी आप क्या कर रहे हो, गुड्स के केस में उसको पोजेशन भी दे रहे हो और टाइटल भी दे रहे हो, और सर्विसेज के केस में उसका यूज़ करने का पूरा राइट उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो ऐसे में माना जाएगा कि सेल अकर हो रही है, और किसी भी गुड्स या सर्विस की सेल सप्लाई मानी जाती है। दूसरा ट्रांसफ़र, यानी अगर आप क्या कर रहे हो, आपकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, यानी एक ही बिजनेस की डिफरेंट ब्रांच हो सकती हैं। अगर एक ब्रांच कुछ भी दूसरी ब्रांच को ट्रांसफ़र करती है तो वो भी सप्लाई ही मानी जाती है और वो भी आपकी टैक्सेबल होगी। और जब टैक्सेबल है तो एक ध्यान रखना, चाहे आप ट्रांसफ़र भी कर रहे हो तो जब आप उस पर टैक्स लगा रहे हो तो उसके रिगार्डिंग जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो भी आप अवेल करोगे, जैसे कि नॉर्मल किसी सप्लाई में किया जाता है। थर्डली बार्टर, जिसे हम एक्सचेंज का नाम भी देते हैं, कि आप क्या कर रहे हो, गुड्स के बदले में गुड्स खरीद रहे हो, यानी किसी को वीट दे के उससे राइस ले रहे हो, या कॉटन दे के
कोई भी सामान हो सकता है। मान लो आपको क्या चाहिए, कॉटन दे रहे हो, बदले में आपको शुगर चाहिए, कुछ भी चीज़ आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। यानी ज़रूरी नहीं है कि कंसीडरेशन तो हमारा यहाँ पर चाहिए, बट वो कंसीडरेशन मनी में हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होती। कंसीडरेशन का मतलब होता है आपको समथिंग इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको राइस दे रहे हो तो वीट मिल रही है, अगर आप कॉटन दे रहे हो आपको शुगर मिल रही है, यानी कुछ ना कुछ आपको रिटर्न में मिल रहा है। तो जो बार्टर है वो भी आपकी सप्लाई ही मानी जाती है। फोर्थ है लाइसेंसिंग, यानी अगर आप किसी को लाइसेंस दे रहे हो अपनी किसी चीज़ को यूज़ करने का। देखो, लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि अपनी किसी चीज़ को यूज़ करने का राइट किसी को देना। तो अगर आप अपना किसी जैसे केमिस्ट वगैरह का लाइसेंस या कुछ भी आप किसी को दे रहे हो तो वो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई ही मानी जाएगी, उसके वो भी जीएसटी के अंदर टैक्सेबल होगी। फिफ्थ है रेंटल, यानी अगर आप क्या कर रहे हो, अपनी किसी प्रॉपर्टी को किसी को रेंट पे दे रहे हो, चाहे पूरी प्रॉपर्टी या उसका पार्ट, तो वो भी क्या माना जाएगा कि आप उसे क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। देन लीजिंग, लीजिंग जिसे हम क्या देते हैं, पट्टे पे देना, समथिंग लाइक रेंट होता है। तो वहाँ पर आप क्या करोगे कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी को लीज पे कोई अपना सामान दे रहे हो, चाहे वो फाइनेंसिंग लीज हो चाहे ऑपरेटिंग लीज हो, तो वहाँ पर भी आपका क्या होगा, जो लीज पे आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो भी आपकी सप्लाई ही कॉन्स्टिट्यूट की होगी, यानी सप्लाई ही मानी जाएगी। एंड लास्टली डिस्पोजल, यानी आप किसी भी अपनी बिजनेस की असेट का, कैपिटल असेट हो, बिजनेस की असेट हो, यानी किसी भी असेट को अगर आप बेच रहे हो तो ऐसे में वो भी आपकी क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी। यानी आप बिजनेस के दौरान आपकी कोई यूज़ करते हो आप असेट और उसको सेल करते हो तो उसकी सेल भी आपकी सप्लाई ही मानी जाएगी, वो भी जीएसटी के अंडर कंसीडर होगी। तो ये थी सारी सप्लाईज कि चाहे सेल हो, ट्रांसफ़र हो, बार्टर हो, लाइसेंसिंग हो, रेंटल, लीजिंग या डिस्पोजल, ये सारी की सारी आपकी सप्लाई मानी जाती है। दूसरा है क्लोज बी इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये क्या कहता है कि आप कोई भी सर्विस अगर बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस के फर्दरेंस में हो, यानी बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में हो चाहे ना हो, वो क्या मानी जाएगी, वो ऑलवेज सप्लाई ही कंसीडर होगी। यानी आउट ऑफ कंट्री आप कोई भी सर्विस मंगाते हो वो ऑलवेज सप्लाई ही मानी जाती है। एंड थर्ड है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, यानी एक ऐसी सप्लाई जिसमें कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं है और फिर भी वो क्या की जाएगी, सप्लाई ही मानी जाएगी। ऐसी सारी आइटम्स जो क्या हैं विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई मानी जाती हैं वो आपकी स्पेसिफाई हैं शेड्यूल 1 में। जो आपका शेड्यूल 4 है वो क्या बताता है कि पहला कि अगर आप परमानेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो अपनी किसी भी बिजनेस असेट को। अब देखा जाए तो डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स तो हमारी पहले भी आ चुकी हैं, पहले भी हमने बात कर ली थी। लेकिन देखो वहाँ पर कंसीडरेशन वाली बात की थी कि अगर आप अपने बिजनेस असेट को सेल कर रहे हो फॉर द कंसीडरेशन तो वो आपकी क्लोज ए के अंदर सप्लाई कंसीडर हो रही है। ऐसे तो किस क्लोज के अंदर हो रही है इससे हमें मतलब नहीं है, सप्लाई सप्लाई है, बट फिर भी अगर समझने जाएँ तो यहाँ पर वो कंसीडरेशन वाली सप्लाई थी। और यहाँ पर अगर आपने किसी को अपनी परमानेंट कोई बिजनेस असेट डिस्पोज ऑफ की है, दी है, और बदले में आपने उससे कुछ नहीं लिया है, सेल वर्ड तो चलो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सेल में वापस कुछ मिलना चाहिए, आपने किसी को दी है, प्रोवाइड करवाई है, चाहे आपको बदले में कुछ ना मिला हो तो भी वो सप्लाई ही मानी जाएगी। दूसरा, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। देखो, रिलेटेड पर्सन का मतलब है जिनमें कोई ना कोई रिलेशन है, चाहे एक फैमिली के मेंबर हैं, चाहे वो क्या हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हैं, यानी किसी ना किसी तरीके से उनका कोई रिलेशन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब है वो पर्सन जो सेम पैन नंबर के अंदर रजिस्टर्ड है। वैसे देखा जाए तो सबका इंडिविजुअल पैन होता है तो एक पर्सन ही रजिस्टर हो सकता है एक पैन से, तो लेकिन एक ही पर्सन अपने डिफरेंट बिजनेसेस के लिए अलग अलग जीएसटी नंबर ले सकता है। यानी
अगर मैं अपनी बात करूँ, मान लो मेरे पास अपना पैन नंबर है, तो मेरे पैन नंबर पे मैं अलग अलग जीएसटी के रजिस्ट्रेशन मल्टीपल ले सकती हूँ, और जीएसटी के पर्पज़ से जितने भी वो मैंने रजिस्ट्रेशन लिए हैं वो सारे के सारे अलग टैक्सेबल पर्सन माने जाएंगे, यानी उनकी आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट क्रिएट होगी। तो यहाँ पर उन्हीं की बात कर रहे हैं कि चाहे एक ही पर्सन के डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो, चाहे वो किसी तरीके से आपस में रिलेटेड पर्सन हो, अगर वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में एक दूसरे को कुछ भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं बिना कंसीडरेशन के, यानी एक दूसरे को कुछ दे रहा है और बदले में कुछ नहीं ले रहा है, तो ऐसे में वो भी सप्लाई ही माना जाएगा। एक्सेप्शन कि वो किसी को गिफ्ट दे रहा है और उस गिफ्ट की अमाउंट 50,000 से कम है, यानी गिफ्ट अगर 50,000 से कम हो तो वो सप्लाई नहीं माना जाता। अदरवाइज अगर रिलेटेड पर्सन है या फिर क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, यानी सेम पैन के अंदर रजिस्टर्ड बिजनेस आइडेंटिटीज़ हैं, तो वो क्या मानी जाएंगी, सप्लाई ही, उनके द्वारा ट्रांसफ़र कुछ भी चीज़ सप्लाई ही मानी जाएगी। थर्डली, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, यानी अगर प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप है और वहाँ पर कोई गुड्स ट्रांसफ़र हो रही हैं एक दूसरे के बिहाफ पे, तो वो भी सप्लाई ही मानी जाएंगी। यानी अगर कोई भी गुड्स सप्लाई हो रही है बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल, जब वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, यानी एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही काम करता है, तो अगर उनके बीच में कोई गुड्स ट्रांसफ़र हो रही है तो वो भी सप्लाई ही मानी जाएंगी। एंड लास्टली, import of services फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। देखो, जो हमने क्लोज बी में इंपोर्ट की बात की थी वहाँ पर क्या था, बिजनेस के कोर्स में हो या ना हो हमने कंसिडरेशन तो लिया था, बट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर क्या है, आपकी खुद की ही कोई ब्रांच क्या है बिजनेस की, वो आउट ऑफ इंडिया है, या फिर किसी तरीके से आप क्या हो, बाहर की इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड हो, यानी वो फॉरेन की आइडेंटिटी जहाँ से आप इन सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो किसी ना किसी तरीके से आपसे जुड़ी हुई है, और आप क्या कर रहे हो, बिजनेस के फर्दरेंस के दौरान, यानी नॉर्मल बिजनेस की ट्रांजैक्शन के दौरान वहाँ से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, तो वो भी आपकी सप्लाई ही मानी जाएगी। यानी कि सारी फॉर्म जहाँ पर कंसीडरेशन है और बिजनेस की नॉर्मल कोर्स में की गई हैं वो भी मानी जाएंगी आपकी सप्लाई। अगर सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो और उनके लिए कंसीडरेशन ले रहे हो, चाहे बिजनेस के कोर्स में हो या ना हो, वो भी सप्लाई मानी जाएंगी। और थर्डली, अगर आप बिना कंसीडरेशन के कोई सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, इन चारों में से जो हमने डिस्कस की, तो वो भी चाहे वहाँ पर आपकी कंसीडरेशन नहीं है बट स्टिल वो सप्लाई ही कंसीडर होंगी। ये थी आपकी सारी नॉर्मल और टैक्सेबल सप्लाई, यानी जहाँ पर टैक्स लगता है। एक और क्लोज है इससे रिलेटेड 1A, जो ये बताता है कि जो डीम्ड सप्लाई के ऊपर है, जो आपको ये एक्सप्लेन करेगा कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद लेटर ऑन वीडियोज़ में हम बात करेंगे कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई कौन कौन सी होंगी और डिक्लेयर सप्लाई कौन सी है। ये आपकी सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 में स्पेसिफाई। फिर हम आगे कल डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।